हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप सब। आज पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई करने का तरीका सीखते हैं। देखिए, पढ़ाई करने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होता है, हर एक बच्चे का अपना खुद का स्टाइल होता है। जैसे कि हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल होता है, ऐसे हर बच्चे का पढ़ने का अपना एक स्टाइल होता है। अब सबसे बड़ी जो इशू बच्चों के सामने आता है वो है एग्ज़ाम के नज़दीक आ जाने पर वो लोग अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से मैनेज करें, किस सब्जेक्ट को किस टाइम कैसे टाइम दें, सो दैट कि वो हर एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं या प्री बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसके अंदर अगर 8 या 10 चैप्टर आ रहे हैं तो उन चैप्टर्स को आपने ऑब्वियसली अप्रैल से पढ़ रहे हैं आप उन चैप्टर्स को, तो जब आप पढ़ते हैं ना चैप्टर को, तो उस टाइम पे उसके नोट्स इतने डेडिकेशन से और इतनी सीरियस फॉर्म में बनाइए कि वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पे काम आए। जनरली बच्चों का क्या होता है कि एग्ज़ाम के दौरान जब वो प्रिपरेशन करने बैठते हैं और उन्हें एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, सबसे पहले बच्चा एनसीईआरटी ही करता है। मैं भी यही प्रेफर करती हूँ आपको कि एनसीईआरटी पहले करिए। अब बात यह है कि अगर 8-10 चैप्टर आ रहे हैं, समय 4-5 दिन का है, तो आप प्रिपरेशन करें कैसे। आप उनके 8-10 चैप्टर्स को एनसीईआरटी से रिपीट कर सकते हैं क्या? हर क्वेश्चन को सॉल्व कर कर देखेंगे? मुझे तो इसमें कोई समझदारी नहीं लगती। तो स्मार्ट, देखिए आज के टाइम में हर चीज़ स्मार्ट है। वॉच भी आप स्मार्ट पहनते हो, मोबाइल भी आप स्मार्ट चलाते हो, टीवी भी स्मार्ट ही देखते हो, तो फिर पढ़ाई भी तो स्मार्ट ही होनी चाहिए। पढ़ाई क्यों पीछे रहे? पुराने तरीके से नहीं करनी है तैयारी, पर पढ़ाई को बहुत ही स्मार्ट तरीके से स्ट्रैटेजी बना के तैयार करना है। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस अपने खुद के, देखिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किसी भी वेबसाइट पर, गूगल पे आप सर्च करिए, कहीं पर भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। बट मैं आपको पर्सनली यही प्रेफर करूंगी कि जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आप खुद सॉल्व करते हैं, जो आप खुद सॉल्व करते हैं अपने हाथ से, तो उसमें आप स्टेप्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेंशन करते हो। जो भी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है, जो भी फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है, वो आप उसके साइड में लिखते हो। लिखना भी चाहिए। उसके रिलेटेड कुछ भी की पॉइंट्स हैं वहीं पर ही लिखिए। ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, देखिए वो कॉपी सबमिट नहीं होनी है, किसी को दिखावा नहीं करना है हमें कि भाई हमने सेल्फ कैलकुलेशंस कैसे करी हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन की कैलकुलेशन में कोई स्ट्रैटेजी काम कर रही है आपकी कि भाई ये एलसीएम ऐसे ही लिया जाता है या इस वैल्यू को हमेशा इसी तरीके से यूज़ करना है, तो उसको अपनी भाषा में लिखो, हिंदी में लिखो। जब भी इस तरीके से होगा ऐसे करना है। अपस्ट्रीम रहता है तो ये दोनों स्पीड ऐड हो जाती हैं, क्योंकि एक दूसरे को ये सपोर्ट नहीं कर रही है। मैंने अपनी वीडियोस में इसी तरीके से आपको समझाया था कि हमेशा स्पीड को, कौन सी स्पीड को कौन से माइनस करना है। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, शायद वो किसका एग्जाम्पल था कि सुनामी वाले केस में ऐसा होता है कि हमारी स्पीड जो है वो कम रह जाती है और पानी की ज़्यादा हो जाती है। तो कुछ जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो बेटा, जब हम समझते हैं तो हमारे माइंड में रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। तो अपने नोट्स इतने इफेक्टिव बनाइए और उन नोट्स का इस्तेमाल अपनी रिवीजन के लिए करिए। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जब वो चैप्टर सीखा था तो उस टाइम पे प्रैक्टिस की थी, उसको रिवाइज ही तो करना है। एक तरफ एनसीईआरटी की बुक रखिए, एक तरफ अपनी नोटबुक रखिए, जहां आपने सॉल्व किए थे अपनी हैंड राइटिंग में होना चाहिए। प्लीज़ गूगल के किसी पीडीएफ से सॉल्यूशंस को पढ़कर अपनी रिवीजन ना करें, अपनी खुद की उससे करें। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे पहले, किसी भी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर करिए विद एग्जाम्पल्स भी। उसके बाद आप मूव कर सकते हैं आरएस अग्रवाल, लेकिन आरएस अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना देखिए पॉसिबल नहीं है आपके लिए। एक एक चैप्टर के अंदर 150, 200 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं जो वीडियोस अब आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्री की, जैसे आइडेंटिटी, मेजर पोर्शन वो प्रॉब्लमेटिक है, क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इसी के अलावा मैं अभी अपकमिंग वीडियोस के अंदर आपके लिए अगर आप कहेंगे तो स्टैट्स के भी क्वेश्चन लाने वाली हूँ, क्योंकि स्टैट्स के अंदर भी बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। कैलकुलेशन वर्क तो वो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर कंफ्यूज जाते हैं, स्टेप डेविएशन कहाँ है, मीडियन को कैसे निकालना, वगैरह वगैरह। तो जो मेजर क्वेश्चंस, मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको आने चाहिए, वो मैं वीडियोस में डाल रही हूँ। आप उन वीडियोस के थ्रू उन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। एंड सबसे पहले देखिए प्रायोरिटी एनसीईआरटी को दीजिए। मेरी स्ट्रैटेजी यही है, मैं एनसीईआरटी को हमेशा प्रायोरिटी देती हूँ। एनसीईआरटी को सिर्फ ये सोच के रिपीट मत करें कि भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, एनसीईआरटी से करने से क्या होगा। एनसीईआरटी करने से आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को किसी भी मोल्ड करके उसको यूज कर पाओगे।
और यही वो आपसे करवाते हैं। एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे कि आप कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कर रहे हो। आपको कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को यूज कैसे, आप यूज नहीं कर पाते हो एक्चुअली आप। और वो यूज इसलिए नहीं कर पाते हो, उसका रीजन यही है कि आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़ते हो, सुनते हो, सीखते नहीं हो, डीप में उसके डीप के कॉन्सेप्ट को नहीं सीखते हो। तो इसीलिए कोई भी कॉन्सेप्ट आप सीखते हो उसको डेप्थ से सीखिए। और ऐसा नहीं है कि उसको बार बार क्वेश्चंस को रटना होता है, जैसे कि एसएसटी के अंदर आप लोग क्वेश्चंस को रट्टा मारते हो, वो नहीं करना है। क्वेश्चंस को जस्ट रीड करिए, रीड इट, सॉल्यूशन रीड करिए, क्योंकि आपके खुद के करे हुए हैं, वो रिफ्रेश हो जाएंगे माइंड में, तो कम समय में वो तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने आज पोस्ट में डालूंगी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जो कि आपको मस्ट हैं, करने ही करने हैं, और उनमें से डेफिनेटली देखिए क्वेश्चन आएगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री के दोनों पार्ट्स का डालूंगी, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 जिसमें कि हम आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस भी करते हैं, वैसे क्वेश्चंस भी करते हैं, और साथ ही साथ मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट मार्क करवा के आपको डालूंगी, जो कि मस्ट हैं। अगर आपके पास समय की कमी है तो देखो उनको तो पक्का पढ़कर चले जाओ, चाहो तो सॉल्व करके देख लेना। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ओरली अभी बता देती हूँ। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन जो है, जिसके अंदर टाइम दिया गया 6 सेकेंड का, श्योर है आने के पूरे चांस होते हैं। वो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर वो आ गया और आपने वो रिवाइज या सॉल्व नहीं करके देखा हुआ है, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे उसमें। लेकिन इसके अलावा जो और क्वेश्चंस हैं उनको जस्ट रीड आउट करके जा सकते हो, उनमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आरएस के भी कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिटीज के हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने आज भी मैं एक अपलोड कर रही हूँ वीडियो, जिसके अंदर मैंने 3 से 4 आइडेंटिटीज के क्वेश्चन अपलोड किए हैं, जो कि मस्ट नो है, आने चाहिए आपको, ठीक है। तो मेरे तरफ से देखिए यही आपके लिए एक सजेशन है कि एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दीजिए, एनसीईआरटी प्रिपेयर करिए, एंड देन मूव टू द नेक्स्ट लेवल विच इज वट एवर इट इज, आप एमएल कर रहे हैं, आरएस कर रहे हैं, या फिर आरडी कर रहे हैं, ठीक है। और तैयारी बेटा 1 या 2 दिन में, हफ्ते भर में नहीं की जाती है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डेली, ये एक मेडिसिन है जो कि डेली आपको लेनी है, एक ट्रीटमेंट है जो कि आपको डेली रखना है। अगर आप उसको ब्रेक करोगे वो ट्रीटमेंट बेकार हो जाएगा, आपका पिछली आगे की और पिछली सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक सीक्वेंस में और एक स्ट्रैटेजी से चलें। कंटिन्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी बिल्कुल भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। कि आप एक दिन में अगर 50 क्वेश्चन करते हैं और अगले दिन आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, डेफिनेटली आपका आउटपुट 0 है। आपका आउटपुट तभी कंसिस्टेंसी जो है वही आपके आउटपुट लाएगी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कंसिस्टेंटली कितनी प्रिपरेशन करते हो। तो डेली, आई नो कि बिजी है और सब्जेक्ट को भी टाइम देना होता है आपको, लेकिन फिर भी 15-20 मिनट, आधा घंटा निकालना देखो मुश्किल नहीं है। रिफ्रेश हो जाता है माइंड। आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बीच में ब्रेक ले लीजिए 15-20 मिनट का, और उसके अंदर 2-3 क्वेश्चंस मैथ के सॉल्व करिए। जितना मैथ्स में इंटरेस्ट लेंगे बेटा वो उतनी ही आसान है, जितना उससे दूर भागोगे वो उतना ही डराएगी, ठीक है। मेरे टीचर बोला करते थे जब मैं स्टूडेंट थी, मेरे को भी फोबिया था, जैसे आपको भी फोबिया होगा ही मैथ का। आप में से कुछ बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं, कुछ बच्चों को फोबिया होगा मैथ से, कि मैथ बहुत डेंजरस है। आई वॉज ऑल्सो हैविंग दैट फोबिया, बट एट दैट टाइम व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, मेरे टीचर बोला करते थे कि जो चीज़ आपको डराती है आप उल्टा उसको डराना शुरू कर दो ना, आपका डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो हमें समझ में नहीं आता था। सर कहते थे कि जो क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, डरा रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा, बहुत परेशान कर रहा है, आप उसका पीछा मत छोड़ो। वो आपको परेशान कर रहा है, आप उसके पीछे लग जाओ, ठीक है। और तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक वो सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। उसको हराना है आपने, और हराने का देखो एक ही तरीका है कि उसके साथ स्ट्रगल करिए। जनरली आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चंस को जब करने बैठते हैं स्ट्रगल नहीं करते हो। आप क्या करते हो, क्वेश्चंस देखा, नहीं ये तो नहीं हो रहा, एंड यू स्टार्टेड सीकिंग हेल्प फ्रॉम हियर एंड देयर। आपने चैट जीपीटी खोल दिया, आई डोंट नो कि व्हाट इज दिस, बट कुछ बच्चे चैट जीपीटी खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, यूट्यूब खोलेंगे, अपने टीचर से पूछेंगे, मम्मी पापा से पूछेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हेल्प लेना गलत बात है, या अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है तो वो गलत है, लेकिन बेटा जब तक आप उस क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल करोगे नहीं, मैथ्स के साथ आप स्ट्रगल करना नहीं सीखोगे, तब तक आप मैथ्स नहीं सीख सकते, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ स्ट्रगल करने का मतलब ये नहीं है कि एक ही घंटे एक क्वेश्चन को लेकर बैठे, घंटों 2 घंटा बैठे, हो ही नहीं रहा है और फिर भी परेशान हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कोशिश करिए,
ऐसा हो सकता है कि शुरू में किसी पर्टिकुलर या डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जो आपको डिफिकल्ट लगता है, आप उस कॉन्सेप्ट को करने बैठे और आपके शुरू के क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मांगेंगे। धीरे 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 और उसी स्ट्रगल के अंदर ही आपकी सक्सेस छुपी हुई है। आपको स्ट्रगल करना है। देखो, स्ट्रगल करने का मतलब ये नहीं है कि बस सोचते रहो बैठ के, ऐसे ऐसे सिर पे हाथ रख के बैठ गए ऐसे, नहीं। स्ट्रगल करने का मतलब उसमें सब कुछ लगाओ, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करो वैसे करो, मतलब उसको हर तरीके से टटोलो क्वेश्चन को, ठीक है। और यही एक चीज है, देखिए मैथ्स का कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, मैथ्स के अंदर कोई दवाई नहीं है, मैथ्स के अंदर कोई, देखिए, और मैं ये भी नहीं कहती कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। मैथ्स इज ईजी अनलेस एंड अनटिल आप उसके अंदर इंटरेस्ट लें, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश यही कर रही हूँ कि आपके लिए जो मैं क्वेश्चंस वीडियो में लाऊं वो एक तो छोटे हों, मतलब वीडियोस बहुत छोटी हों। छोटी होने की वजह से क्या है, आप उनको बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म में देखोगे। बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, एक दो वीडियो खोली, देखा, 2 क्वेश्चन करे, अपने साथ सॉल्व करे एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। तो डेली का कुछ टारगेट बनाइए, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि आज करा, एग्जाम आ गया तो पूरा दिन पढ़ रहे हैं, जब एग्जाम नहीं है तो मैथ्स को छोड़ दिया। वो ब्रेक जो होगा ना बीच का, वही डेंजरस है, वही आपके ग्राफ को ऊपर से बिल्कुल नीचे ले आएगा। अगर ग्राफ अपना कंसिस्टेंटली ऊपर रखना है, हमेशा ऊपर की तरफ टॉप लाना है, 90s+ स्कोर करने का टारगेट रखते हो, कंसिस्टेंट रहो। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है, और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी मैटर करती है आपकी, ठीक है। तो एनसीईआरटी मेरे हिसाब से, अगेन मैं बॉटम लाइन में यही कहूंगी, एनसीईआरटी इज द प्रायोरिटी। उसके बाद एग्जाम्पलर, आरएस, जो भी आप करना चाहते हो वो करिए। एग्जाम्पलर में सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं। अगर आप किन्हीं क्वेश्चंस के अंदर स्टक हो रहे हो बीच में, तो उसके अंदर जो है वो अपडेटेड नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि डिलीट हो चुके हैं। तो प्लीज़ अपने टीचर से कंसल्ट करिए, या मुझे कमेंट में डाल के बताइए कि एग्जाम्पलर का कौन सा क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है। मैं आई विल टेल यू कि वो आपके, ऐसा भी तो हो सकता है वो आपको प्रॉब्लम इसलिए कर रहा हो क्योंकि वो तो सिलेबस में है ही नहीं और वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही नहीं गया होगा आपको, बस यही वजह रही होगी, इसीलिए आप स्टक हो गए हैं। बाकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी एंड योर एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी, एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स, ये मोर देन इनफ होते हैं। कम समय के अंदर तैयारी इसी तरीके से करनी है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आरएस के मैं हर वीडियो में डाल रही हूँ, मैं आरएस को ही फॉलो कर रही हूँ, आरएस अग्रवाल को, और उसी के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आरएस को प्रिफर करती हूँ, बट मैं आरएस को इसलिए प्रिफर कर रही हूँ फिलहाल अपनी वीडियोज़ में। रीज़न ये है कि आरएस के अंदर कंपैरेटिवली आरडी से क्वेश्चन थोड़े से कम हैं, थोड़े से कम है, तो यह है कि कम समय में आप समराइज फॉर्म में प्रिपरेशन कर सकते हो। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब इसमें कवर्ड हैं। इसके बाद में आरडी पे भी, आरडी शर्मा की जो बुक है वो भी बहुत ही फेमस है, बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट उसके सॉल्यूशंस में बहुत ज़्यादा स्टक होते हैं। या तो उनको टीचर की हेल्प मिल जाती है, लेनी पड़ती है, या फिर वो यूट्यूब पे उनके सॉल्यूशन सर्च करते हैं। तो मैं धीरे धीरे जो वीडियोज़ आएंगी उनमें आप देखेंगे आरएस और आरडी के ही क्वेश्चन मैं आपको वीडियोज़ में लेकर आऊँगी। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे और बताइएगा आपको और कहाँ पर, जैसे कि मैंने जो अभी ये जो वीडियो बनाई है मैंने सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि मैम प्लीज़ स्ट्रैटेजी बताइए, एनसीईआरटी करें या कुछ और, समझ नहीं आ रहा है, हम क्या कंफ्यूज हैं बहुत। तो मैंने इसीलिए आपके लिए एक कोशिश करी है कि मैं आपको सही गाइड कर सकूँ। साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि और कहाँ पर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर ही आपको प्रॉब्लम कर रहा हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं लाइव सेशन बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। मेरे पास जितने कमेंट्स आएंगे, आपके पास मैक्सिमम आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा मैं किस टॉपिक पे आपका लाइव सेशन लेने वाली हूँ। उसमें आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, लाइव आकर मेरे से सारे क्वेश्चंस के डाउट पूछिए। एंड हम लोग और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपको आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेगी। सो टिल देन